मंडला जिले से हैं और मंडला जिले में गोंड जनजाति की बहुलता बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा वो आप सबको पता है। दूसरी बात, हम हर बार के कार्यक्रम में कहीं कहीं जाते होंगे, चाहे 18 सितंबर कार्यक्रम में जाएं, चाहे विश्व आदिवासी दिवस कार्यक्रम में जाएं, तो एक इतिहास निकल के आता है कि सबसे ज़्यादा शासन हम लोगों ने किया, 1750 साल शासन किया। सबसे ज़्यादा धन संपत्ति हमारे घर में थी, हमारे राजा महाराजा मतलब जो हमारे पुरखा थे उनके पास में थे। आज की कंडीशन जमीन आसमान का अंतर हो गया। हम दूसरा बेल्ट जाते हैं, मध्य प्रदेश के हम दूसरे क्षेत्र में जाते हैं जहाँ पर आपके धार झाबुआ का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जहाँ पर जिस समय हमारे यहाँ जिस समय हम लोग राजा थे उस समय वहाँ की हालत जो है बहुत गंभीर थी। भील क्षेत्र कहा जाता है वो, जहाँ पर लोग तीर कमान से लोग शिकार खेलते थे। आज की कंडीशन में आपको सबसे ज्यादा अधिकारी कर्मचारी अगर निकल के आ रहा है तो इंदौर बेल्ट से लोग निकल के आ रहे हैं, अपने झाबुआ तरफ से, झाबुआ साइड से। क्यों? क्योंकि इंदौर बेल्ट मतलब वो जो है वहाँ पर धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, एक जमाने में उन जिलों का नाम सुनते थे तो लोग बात समझते थे कि यार वहाँ तीर कमान वाला हुआ मिलता है, कुछ नहीं, सब जंगल में रहते हैं। लेकिन आज वहाँ की क्वालिटी आप जाकर के देखेंगे तो हम लोग कुछ नहीं है उनके सामने। वहाँ का 8वीं का बच्चा और हमारे यहाँ कॉलेज फाइट वाला बच्चा बहुत अंतर मिलेगा। वो इतने सक्षम हो गए हैं क्योंकि वहाँ पर जो है आपकी पढ़ाई लिखाई को लेकर के बहुत सारा सामाजिक संगठनों ने काम किया है। हमारे यहाँ ये चीज़ नहीं चल पा रही। आज डॉक्टर हीरालाल अलावा साहब का नाम आप लोगों ने सुना होगा। मध्य प्रदेश में 230 विधायक होते हैं, 230 विधायक में एक वो भी एक विधायक, ठीक है ना, जिसमें हमारे 47 विधायक हमारे आदिवासी बेल्ट से चुन करके जाते हैं आरक्षित वर्ग से। लेकिन बात रही आवाज उठाने की, तो आपको विधानसभा पटल में भी कभी कल वीडियो वगैरह टीवी वगैरह देखते होंगे, ये 2-3 ही लोग नजर आ रहे हैं। एक तो हमारे अलावा साहब चिल्लाते हैं उधर से भोपाल में, एक अपने डॉक्टर साहब चिल्लाते हैं भोपाल में। क्यों चिल्लाते हैं? उसको भी 2 कारण है, क्योंकि वो भी डॉक्टरी MBBS कंप्यूटर वाले हैं, शिक्षित हैं, ये भी डॉक्टरी कंप्यूटर वाले हैं। तो एक शिक्षित प्रतिनिधि बनने का ये फायदा समझ में आता है हमको। इसके बजाय जो कुछ लोगों के ये भी रहता है तरीका कि भाई सीधे साधे हैं, मतलब बहुत सब सजी हुजूरी कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कुछ है नहीं है, बस भाषण कर रहे हैं, उससे कुछ होने वाला नहीं। शिक्षित व्यक्ति बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो एक शिक्षित प्रतिनिधि होने का एक फायदा हो रहा है। अब बात आती है कि यार हम जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, फ्यूचर क्या है हमारा? आप खुद देख रहे हैं कि सरकारी जो विभाग हैं उनको प्राइवेटीकरण किया जा रहा है। सही है जी जी, प्राइवेटीकरण किया जा रहा है। इस कंडीशन में आप काल्पी में पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके नंबर ज्यादा कितने आएंगे? और एक जो कोचिंग क्लासेस में वहां पढ़ाई कर रहे हैं इंदौर और ग्वालियर और भोपाल और दिल्ली में, उनके नंबर कितने आएंगे वो आप खुद अंदाजा लगा लेते हैं जी सर, है कि नहीं? जब आप लोग कंपटीशन में जब बैठेंगे 12वीं के बाद, कॉलेज के बाद, जब नौकरी की उस लाइन में जब बैठेंगे ना, तो हम तो कहाँ रह जाएंगे, पता नहीं कहाँ के लोग हमारे ऊपर वही कोचिंग वाले फाइट कर लेंगे। ये स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर आ रही है। तो हम क्या पढ़ाई कर रहे हैं उसमें हमको ये चिंतन करने की जरूरत है कि भाई आगामी हमारे लिए क्या हो रहा है। तो एक कुछ लोग बोलते हैं कि कुछ में ध्यान मत दो, सिर्फ पढ़ाई में ध्यान दो। तो सिर्फ अगर हम पढ़ाई में ध्यान देते हैं, सिर्फ हम किताब के अंदर घुसे रहते हैं, तो हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है हमको पता ही नहीं चलेगा। तो हम आगे जाके क्या कर पाएंगे? जैसे हमारे बीच में कुछ अधिकारी, आप लोगों के बीच में बहुत सारे टीचर लोग पढ़ाते होंगे ना, कुछ टीचर ऐसे पढ़ाते होंगे सिर्फ अपना 2 पन्ना पढ़ाए चलते बने, उनको आर्ट साइड का कुछ अपने प्रश्न अगर किया तो वो चले जाते हैं। उससे क्या होता है, मतलब ऐसा लगता है कि काय को आते हैं, इससे तो हम ठीक है हमें खुद पढ़ लेंगे। और कुछ टीचर ऐसे होंगे जो अन्य जगह की बात करते होंगे, उनकी क्वालिटी अलग झलकती होगी, तो वो उनका एक असर पड़ता है। तो वैसे ही हमको जो है, हमको मालूम है कि ज्यादातर यहाँ पे 80% लोग ऐसे लोग होंगे जिनके माँ बाप शायद पढ़े भी नहीं होंगे, ऐसे भी होंगे कम पढ़े लिखे होंगे, है ना, मतलब ये तो बहुत कम पढ़े लिखे हैं या तो स्कूल ही नहीं गए होंगे। अब हम लोग हमको घर में क्या शिक्षा मिलती होगी? जो हम यहाँ से सीख के गए हैं वही हम मम्मी पापा को बता पाते होंगे कि पापा ये स्थिति चल रही है, तो ये पढ़ाया जा रहा है, आगे ये होने वाला है। वो क्या बताएंगे हमको? क्योंकि उन्होंने कभी स्कूल के बारे में ज्यादा उनको नॉलेजमेंट है नहीं। तो ये हमारी जिम्मेदारी ज्यादा बन रही है कि हमको जो पढ़ाई के साथ साथ ये सारे चीजें जिसको हम बोलते हैं सब मिलाकर के जागरूकता, हमारे अंदर अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है। स्टडी के साथ में, अध्ययन के साथ में अवेयरनेस बहुत जरूरी है। जब तक हम अवेयरनेस नहीं लाएंगे, राजनीतिक क्षेत्र में क्या हो रहा है, आर्थिक क्षेत्र में क्या हो रहा है, सामाजिक क्षेत्र में क्या हो रहा है, धार्मिक क्षेत्र में क्या हो रहा है, चारों पॉइंटों में आपको जागरूकता लानी पड़ेगी। अब लोग बोलते हैं क्या राजनीति मत करो, अब ये नहीं करें तो क्या करें? राजनीति तो हमारे साथ पैदा होने से चल रही है, पैदा होने के पहले से चल रही है। जो हम पैदा भी नहीं हो पाए थे तो उसमें जो हमारा इंजेक्शन जो लगा है, हमारी माता जी को इंजेक्शन लगा, आपके टीका जो लगा, वो टीका जो बनाने वाले जो है कोई ना कोई सरकार नहीं होगी, उनकी योजना है। हमने आपको टीका का ये योजना लाया, वो योजना लाया।
राजनीति चालू हो गई ना, तो फिर आप बच कहाँ रहे हैं उससे? आपके जो कहना चाहिए कि स्कॉलर का मामला हो, चाहे आपके जो भी फंड वगैरह आता है, उसको कोई सरकार रोक देती है, कोई सरकार आके चालू कर देती है, कोई उसको बढ़ा देता है, कोई घटा देता है। राजनीति तो हो रही है, पर बच कहाँ रहे हैं आप? ये सब चीज़ें, इसलिए हमको सब चीज़ों के नॉलेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सभी विषयों पे हम पारंगत हो पाएंगे, तभी कहीं जाकर के हम अगर अधिकारी बनते हैं, कर्मचारी बनते हैं, तो हम जिस टेबल में बैठेंगे कि हमारे आजू बाजू अगर कोई चीज़ गलत हो रहा है तो हम उसका विरोध कर पाएंगे। और नहीं तो सिर्फ तनख्वाह पाने के हिसाब से अगर बैठे तो हो गया, बस ये है कि टेबल गए अपने संभाले चलते बने। उसमें आपकी जो आने वाली पीढ़ी है वो बोलेगी कि यार पता नहीं हमारे इधर एक तो कौन साहब थे, 60 साल नौकरी की, रिटायरमेंट होगा, बाद में पता ही नहीं चला कहाँ हुआ। तो ये सब चीज़ें हमको बहुत जरूरी है। जागरूकता के साथ में हमको हमारे कान आँख सब चीज़ चालू रहना चाहिए। आजू बाजू कह रहा हूँ सब में हमारा वो जाना चाहिए दिमाग कि हो क्या रहा है। चिंतन करना बहुत जरूरी, क्योंकि हमारे समाज में चिंतन करने वाले लोग बाग नहीं है। आज यहाँ बात आ रही है कि यार हमको मुआवजा दे करके, मुआवजा देना मतलब क्या है? देवास से पैसा बनता है, आपको मालूम है? नोट छपते हैं, 2-4 मशीन और एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे, छाप देंगे, जितना नोट छापना है बाप को दे देंगे। पर हम शायद जिस क्षेत्र से हैं, जिस समाज से हैं, पैसा रिएक्शन करता है हमको। एक चीज हमने अध्ययन किया, पैसा कैसे रिएक्शन करती है। हमारे गांव के लोगों एक आध को आप दे दो 2-4 लाख रुपए, 4 दिन में पागल हो जाएगा, इतना पिएगा कि क्या करेगा, वो निपट जाएगा। और 50,000 दे दो, 1 लाख में 50,000 दे दो उसके हाथ में, शाम तक किसी से लड़ाई कर लेगा वो। ये तो कहीं नाली में पड़ा मिलेगा, रोड किनारे। उसके पास ईगो आ जाएगा, घमंड आ जाएगा, मेरे पास इतना पैसा है, तो किसी को मारने काटने दौड़ेगा, फिर केस में फंस जाएगा, कहीं गाड़ी लेगा नया, किसी को ठोक खा के चला जाएगा, और वो कहानी खत्म, पैसा नहीं मिल जाएगा। जो चुटकम हुआ है, हमारे बहुत सारे जो नौजवान साथी, जो हमारे दोस्त मित्र चले गए दुनिया, चले गए, अपाहिज हो गए, कोई हाथ पर तोड़ करके बैठे हैं घरों। एक फोन मारे आपके मोटरसाइकिल का एजेंसी वाले को, तो उनको मालूम भैया करोड़पति आदमी नहीं आ रही, घर में पहुंचा दिए मोटरसाइकिल। कौन सा कंपनी? हाँ चला रहा है, ये सब कर रहा है, पूरा पूरा पैसा। हमको पैसा नहीं पड़ता, क्यों? क्योंकि हमारे माई बाप भी कभी मूंगफली नहीं बेच पाए हैं, तो हमको क्या नॉलेजमेंट रहेगा बिजनेस का? हम कौन सा व्यवसाय कर पाएंगे? हमको नॉलेजमेंट ही नहीं है, हमको ट्रेनिंग ही नहीं है, हमारे घर के लोगों को सिखाया ही नहीं है। हम क्या बेच पाएंगे अगर पैसा मिल भी गया इकट्ठे? तो अभी वहाँ पर जो चुटका में क्या हुआ था कि 18 साल से ऊपर जो उम्र हो गया उनको 8-8 लाख रुपए दिया गया था। किसके लिए? नौकरी न देने के लिए, जो है नौकरी नहीं दे पा रहे तो पैसे दे दिए गए थे। अब 8 लाख रुपए जब एक एक के खाते में आए, 18 साल से ऊपर की, लड़का हो चाहे लड़की हो, अब 8 लाख मतलब लखपति कहलाए ना वो। उनसे बहस करके बताओ आप। उस समय कंडीशन ये थी कि चुटका की बारात जिस गाँव में भी जाती थी, किसी की औकात नहीं थी उस बारात वालों से छेड़ ले। क्यों? हर आदमी लखपति है, कितना बड़ा केस बनेगा साला, 50,000 रुपए देकर के, 10,000 रुपए देकर के सेटलमेंट कर लेंगे थाने में। ये कहानी थी। आज फटे हाल हो गए फिर से, जैसी स्थिति में थे फिर से वो स्थिति में आ गए। तो ये चीज अपन को चिंतन करना है, क्योंकि हम लोगों ने भी कभी संपत्ति नहीं देखा है, हमने भी ज्यादा पैसा नहीं देखा। तो हमको पढ़ाई के साथ साथ आप इस टारगेट मत रहे कि एक ही दिमाग मत रखें कि सिर्फ हमको नौकरी चाहिए। नौकरी मिल जाना सफलता की कहानी नहीं है। आपको साथ साथ बिजनेस सेक्टर में जाना पड़ेगा। अगर आपके अंदर नेतृत्व के गुण हैं तो ये क्षेत्र भी हमारा बहुत अच्छा है। आज हम नेतृत्व क्षेत्र में हैं तो लीडरशिप कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं समाज के लिए कर रहे हैं, लोगों को 4 लोगों की सहायता कर देते हैं, खुशी मिलती है। ये कुछ चीज़ें हैं, तो इन चीज़ों में आप लोग जो गाँव में चिंतन मनन किया करें, कुछ गलत चीज़ों से साइड रहें। गलत चीज़ों की अगर संगत में अगर आप आए तो 2-4 साल में आपकी नैया खत्म है। आज हम लोग इतने लोग दिख रहे हैं ना, मुझे लगता है सब हम लोग गलत चीज़ों से बच करके शायद यहाँ तक पहुँच पाए हैं। ये तो हमारे जैसे उम्र के लोग बाग तो आज भी उधर ही पी खा के डले रहते हैं। शाम को घर के लोग ढूंढते हैं उनको कहाँ है। तो ऐसा है, जितना हम कर पा रहे हैं आप लोगों के बीच में प्रयास है हमारा कि आप लोग जो बहुत अच्छे स्थिति पे अध्ययन करें, सभी चीज़ें अपना दिमाग पेपर वेपर को पढ़ें। मोबाइल जो है, मोबाइल आपको सर्वनाश कर दे, चाहे आपको ऊंचाइयों पे पहुंचा दे, दोनों पावर उस मोबाइल के पास। मोबाइल को सिर्फ आप खिलौना मत समझिए, उसका उपयोग सिर्फ मोबाइल बात करने का नहीं है, वीडियो देखने का बस नहीं है। मोबाइल से आप चाहो तो अपने आप को इस दुनिया ग्लोबल लेवल पे आप अपने आप को परिचय दे सकते हो। गरीब आपका पड़ोसी नहीं जानता हो तो हमारा बालक क्या करता है, लेकिन दिल्ली का दिन देख लेते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। मोबाइल से ये सब चीज़ें चल रही हैं। बहुत सारे हमारे ऐसे साथी हैं मोबाइलों में, बहुत सारे लोग जो है नाम कमा के बैठे हैं। उस मोबाइल से आप संदेश दें समाज को कि हम ऐसा ऐसा है, तो कुछ नहीं तो कुछ लोग उसको जब देखेंगे तो आएंगे ढूंढते हुए, जैसे हमको ढूंढते हुए आते हैं कभी मंडला, ये बोले रतन खड़े कोई है यार, हम क्लियर नहीं लेकिन कौन है, पूछते हुए आते हैं। तो हमको भी खुशी होती है कि बताओ हमको उधर से देखकर कोई व्यक्ति आया।
तो ये सब चीज़ें हैं हमारे मंडला जिले में। तो बहुत सारी चीज़ें सर्वोपन्न, मतलब हम संपन्न, प्राकृतिक रूप से संपन्न व्यक्ति हैं। मैं छिंदवाड़ा जाता हूँ कई बार लगभग 15 दिन भी, एक महीना में, जहाँ पे कमलनाथ जी। छिंदवाड़ा में क्या है? कुछ नहीं है, पत्थर है, खोदो तो कोयला है, पानी भी नहीं है वहाँ पर। और वहाँ का विकास कार्य हम जब देखते हैं, जिन कारखानों की बात हमारे यहाँ की जा रही है, जिनसे हमारा सर्वनाश हो रहा है, उसकी जगह आप चिप्स बनाने वाली कंपनी लाओ ना, कपड़े बनाने वाली कंपनी लाओ ना, जिससे हमारा ना प्रदूषण होना है, ना हमारे कोई दिक्कत नहीं होनी फसल को। ऐसे ऐसी चीज़ें लाओ जिनसे मतलब कोई प्राकृतिक नुकसान ना हो। ऐसी चीज़ नहीं लाएंगे। 10 एकड़ जमीन हमारी खाली पड़ी है, ऐसे कारखाने कोई नहीं ला रहे हैं। बस लाएंगे तो हमारा सर्वनाश करना, हमारे छाती में बांध बनाएंगे, हमें डुबाएंगे और हमें प्यासे मारेंगे। ये स्थिति चल रही है। हम बरगी बांध में डूबे हैं लेकिन गीले नहीं, यहाँ तक डूबे हैं अपन, यहाँ तक, और पानी नहीं मिल रहा है पीने के लिए। और अपन गीले हैं। आज आपके हॉस्टल में पानी की व्यवस्था नहीं है, पानी कम है ना, है ना। बरगी बांध में डूबे अपन लोग हैं लेकिन गीले नहीं है, ठीक है ना, ये स्पष्ट कोई है। सुनते होंगे कि मंडला जिला के लोग प्यासे हैं, तो लोग तो हंसते होंगे, क्या बात कर रहे हैं। तो ऐसा है भाइयों। और आप लोग अपने घरों में जाके, है ना, चर्चा करें माँ बाप से। ऐसा नहीं कि बसनिया बांध में बांध बन रहा है तो हमें क्या लेना देना, डूबेंगे तो बसनिया बांध वाले, लेकिन अपने ही लोग, अपने समाज के लोग उस विस्थापन से जो है बहक जाएंगे। जो परिवार है वहाँ 4 लोग हैं वो अलग अलग हो जाएंगे। और इसकी लड़ाई डॉक्टर अशोक मस्कूले जो विधायक हैं अपने, कोई लड़ रहे हैं, और सभी संगठन है उसमें।